गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जर्मनी के एकीकरण का पहला पार्ट पढ़ा था। आज हम जर्मनी के एकीकरण का दूसरा पार्ट देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि बिस्मार्क ने किस प्रकार जर्मनी के एकीकरण के कार्य में अपना योगदान दिया। बिस्मार्क ने चांसलर का पद ग्रहण किया और प्रशा की सैनिक शक्ति का विस्तार किया। हमने पहले भी इस बात पर चर्चा करी थी कि उस समय के जो तत्कालीन सम्राट थे विलियम प्रथम और चांसलर बिस्मार्क, उन दोनों के राजनीतिक विचारों में बहुत समानता थी। बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण के अभियान में सम्राट का पूरा सहयोग प्राप्त था। दूसरी तरफ बिस्मार्क स्वयं भी कूटनीतिज्ञ था एवं दूरदर्शी व्यक्ति था। इसीलिए जर्मन साम्राज्य का निर्माण मात्र 6 वर्ष की अवधि में ही पूर्ण हो गया। इस छोटी सी अवधि में प्रशा की सेना को 3 युद्ध लड़ने पड़े और तीनों युद्धों में बिस्मार्क को सफलता प्राप्त हुई। हमने बताया कि जर्मनी के एकीकरण का जो समय हम बता रहे हैं वह 1862 से 1870। जो प्रथम चरण था उसमें सबसे पहले डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ। डेनमार्क का जहां तक हम चर्चा कर रहे हैं तो श्लेस्विग तथा होल्स्टाइन 2 प्रदेश थे जो डेनमार्क के अधीन थे। डेनमार्क के राजा को इन प्रदेशों को अपने राज्य में विलीन करने का अधिकार नहीं था। होल्स्टाइन की संपूर्ण जनता जर्मनी की थी, जबकि श्लेस्विग में जर्मन व डैन दोनों जातियों के लोग निवास करते थे। इस प्रकार डेनमार्क के राजा के संरक्षण में इन प्रदेशों का पृथक अस्तित्व स्वीकार किया गया था। श्लेस्विग होल्स्टाइन समस्या ने बिस्मार्क की इच्छा के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करी, जैसा कि बिस्मार्क भी चाहता था। ऑस्ट्रिया व प्रशा ने संयुक्त रूप से डेनमार्क के राजा को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, लेकिन डेनमार्क ने इसे ठुकरा दिया, जिससे फरवरी 1864 में ऑस्ट्रिया व प्रशा ने मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में डेनमार्क की पराजय हुई और दोनों प्रदेश उसकी अधीनता से मुक्त हो गए। किंतु इन प्रदेशों की जो व्यवस्था थी उस मामले पर प्रशा और ऑस्ट्रिया में मतभेद हो गया। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया की इच्छा के विरुद्ध इन प्रदेशों को प्रशा में मिलाना चाहता था। वास्तविकता ये थी कि बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से भी युद्ध लड़ना चाहता था, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि ऑस्ट्रिया को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण पूर्ण नहीं होगा। अपनी योजना को सफल रूप देने के लिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ गेस्टाइन की संधि करी, जिसके अनुसार होल्स्टाइन का प्रदेश ऑस्ट्रिया को दे दिया तथा श्लेस्विग के प्रदेश पर प्रशा का अधिकार हो गया। यह संधि बिस्मार्क की कूटनीतिक योग्यता का प्रमाण सिद्ध हुई। दूसरा ओर हम जो स्टेप देखते हैं उसमें देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया को बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से अलग कर दिया। फ्रांस व रूस के साथ बिस्मार्क ने संधि करी। इसके लिए उसने रूस, फ्रांस व पिडमोंट सार्डिनिया से पृथक संधियां करी और युद्ध में उन्हें तटस्थ रहने का वचन प्राप्त कर लिया। इस वचन के हिसाब से बिस्मार्क ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय से 1865 में एक संधि करके उसे तटस्थ रहने के लिए सहमत कर दिया। इसके बदले में फ्रांस को जर्मनी के कुछ पश्चिमी जिले देने का वचन दिया। नेपोलियन ने भी यह सोचकर बिस्मार्क के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि युद्ध में ऑस्ट्रिया और प्रशा की शक्ति क्षीण होगी तो फ्रांस को भी अपनी सीमाएं बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
उस समय इटली भी एकीकरण के लिए प्रयासरत था। इटली का वेनेशिया प्रदेश ऑस्ट्रिया के अधीन था, अतः उचित अवसर देखकर बिस्मार्क ने पिडमोंट सार्डिनिया राज्य से एक सैनिक संधि करी, जिसमें प्रशा, पिडमोंट, सार्डिनिया दोनों ने अपने समान शत्रु ऑस्ट्रिया के विरुद्ध संयुक्त रूप से युद्ध लड़ने की प्रतिज्ञा करी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो बिस्मार्क ने किस प्रकार फ्रांस व रूस से समझौता करके ऑस्ट्रिया को अलग कर दिया। 1866 में इसकी परिणति ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध के रूप में हुई। 7 सप्ताह का युद्ध जिसे कहा जाता है सेदोवा का युद्ध, वो ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच हुआ। ऑस्ट्रिया की सैनिक शक्ति अत्यंत कमजोर थी, अतः ऑस्ट्रिया की भीषण पराजय हुई और दोनों पक्षों में प्रेग की संधि हुई। इस संधि के अनुसार जर्मनी के पुराने संघ को समाप्त कर दिया और प्रशा के नेतृत्व में 21 राज्यों का एक नवीन संघ स्थापित किया। इस प्रकार जर्मनी का राज्य संघ का निर्माण हुआ और प्रशा के सम्राट को संघ का अध्यक्ष बनाया गया। अब फ्रांस प्रशा युद्ध हुआ जो 1870 में हुआ। इसके लिए स्पेन की राजनीति का मुख्य कारण था कि स्पेन की राजनीति में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन हुए जो फ्रांस और प्रशा के युद्ध के कारण बने। स्पेन में उस समय महारानी इसाबेला निरंकुश शासिका थी। स्पेन की जनता ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और नेपोलियन तृतीय ने इसका विरोध किया, क्योंकि वहां पर स्पेन की राजगद्दी पर होहेन-जोलर्न वंश का राजकुमार लियोपोल्ड वहां पे स्पेन की गद्दी पर बैठाया जा रहा था, जिसे नेपोलियन तृतीय ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। नेपोलियन तृतीय ने यह मांग करी कि प्रशा का सम्राट फ्रांस को यह वचन देवे कि भविष्य में स्पेन की गद्दी पर होहेन-जोलर्न वंश के अधिकार का दावा नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में प्रशा के सम्राट तथा फ्रांस के राजदूत की वार्ता एम्स नामक नगर में हुई। सम्राट विलियम प्रथम ने इस वार्ता का संक्षिप्त विवरण एक तार द्वारा अपने चांसलर बिस्मार्क के पास में भेजा। बिस्मार्क ने तार की भाषा को समाचार पत्रों में इस ढंग से प्रकाशित किया कि दोनों देशों की जनता में एक दूसरे के विरुद्ध उत्तेजना फैल गई। इस प्रकार 15 जुलाई 1870 में फ्रांस ने प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस की सेना का नेतृत्व चूंकि स्वयं नेपोलियन तृतीय कर रहा था, नेपोलियन तृतीय ने सोचा कि प्रशा की सैनिक शक्ति बहुत कमजोर है। इसी कारण सेडान के युद्ध में फ्रांस की सेना की भीषण व निर्णायक पराजय हुई और नेपोलियन तृतीय ने प्रशा की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार हमने पहले देखा था कि जब ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध हुआ था तो उस समय उत्तरी जर्मन राज्य का संघ का निर्माण हुआ था। अब जो ये सेदान का युद्ध हुआ उसमें दक्षिणी राज्यों के संघ का निर्माण हुआ। जो जर्मनी के दक्षिणी राज्य थे वह फ्रांस से मुक्त हो गए और फ्रैंकफर्ट की संधि हुई फ्रांस व प्रशा के मध्य। इस शर्त के अनुसार अल्सास व लारेन प्रदेशों से फ्रांस को अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। क्षतिपूर्ति के रूप में 500 करोड़ फ्रैंक की धनराशि फ्रांस ने जर्मनी को देने का वचन दिया और इसको टुकड़ों में इस भुगतान की अवधि को बांटा गया और यह निश्चित किया गया कि जर्मनी की एक सैनिक टुकड़ी फ्रांस में रहेगी, जिसका संपूर्ण व्यय भी फ्रांस की सरकार ही वहन करेगी। इस प्रकार इन युद्धों से उत्तरी जर्मन राज्य संघ, दक्षिणी जर्मन राज्य संघ
निर्मित हुए। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ और प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम को जर्मनी के सम्राट के रूप में घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 को वर्साई के शाही महल में विलियम प्रथम का राज्यारोहण हुआ और वह प्रशा का सम्राट बना। इस प्रकार बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से जर्मनी के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ और जर्मनी के एकीकरण के पूर्ण होने में एक तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बीज भी निहित दिखाई दे रहे थे। तो स्टूडेंट्स, हमने जर्मनी के एकीकरण को देखा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इटली के एकीकरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।